गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिए। और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेसन नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल इक्वेशन में क्या क्या चीजें हम इम्पोर्टेंट है या कैसा क्या है। आज हम पूरा इक्वेशन के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहली जो चीज आती है वो है कि इक्वेशन होती क्या है। सर आज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इक्वेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इक्वेशन होती क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आरएचएस, एक होता है एलएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड और एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग अपना राइट और लेफ्ट हैंड जानते ही हैं, तो राइट वाला राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में होता है इक्वल का साइन। बीच में क्या होता है? इक्वल का साइन। और जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होती है। मतलब अगर राइट हैंड साइड में 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना निकलेगा? कितनी वैल्यू निकलेगी? 5। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन को। जैसे हम लोग पास सबसे पहली इक्वेशन आती है क्या? 5x - 3 = 70। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा? इसमें दो साइड होती है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड है इसलिए राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में कौन होता है? इक्वल का साइन। अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में इक्वल का साइन जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या है और किसको आप इक्वेशन कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ और मेथड में। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो हम लोग इस बुक में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला जो हमें दिया हुआ है ट्रायल एंड एरर मेथड। पहला जो मेथड है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरा मेथड है हमारा सिस्टमैटिक मेथड। दूसरा मेथड है सिस्टमैटिक मेथड। थर्ड जो मेथड दिया हुआ है वो ट्रांसपोजिंग मेथड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक मेथड। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहला जो मेथड हमारा आता है वो है क्या? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आप लोगों में एक छोटा सा एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे आप लोगों ने घर में जरूर सुना होगा या घर में परिवार में आप लोग देखते हैं कि जैसे आप कोई लड़का है वो अगर किसी चीज़ की तैयारी करता है और मान लीजिए पहले एग्जाम में वो नहीं निकाल पाता है, तो घर वाले कहते हैं कि ट्राई करते रहो, कभी न कभी सफलता मिलेगी। ये ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सेम यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें हम लोग तब तक ट्राई करते हैं जब तक RHS = LHS नहीं आ जाता। इसमें हम कब तक ट्राई करते रहेंगे? जब तक RHS = LHS नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, वो है 5x - 3 = 70। सिंपल इक्वेशन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं। इसमें वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। अब आपको वेरिएबल में बता दूं, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में आपके जितने भी लेटर हैं, लेटर मतलब A से लेकर Z तक, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, ये किसमें आएंगे? वेरिएबल में। इसमें आएंगे वेरिएबल में R लेटर आएंगे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। कांस्टेंट में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर आएंगे आपके। कांस्टेंट में आप क्या है? नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू आपके जैसे 17 हो गया, 3 हो गया, सब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपको कोई भी अगर इक्वेशन लिखी होगी तो उसमें आपको वेरिएबल जरूर मिलेगा और कांस्टेंट भी जरूर मिलेगा।
तो जैसे इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। मैंने बताया ना कि वेरिएबल उसे कहते हैं जो जितने भी हमारे लेटर हैं वो क्या होंगे, हमारे वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x। कांस्टेंट तो अब मैंने आपको बता दिया कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे कांस्टेंट में आ जाएंगे। अब ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो गिनती स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और तब तक उसकी वैल्यू रखते रहेंगे जब तक RHS इज इक्वल टू LHS नहीं आ जाता। हम लोग x की वैल्यू तब तक रखेंगे जब तक RHS इज इक्वल टू LHS नहीं आ जाता। जिस वैल्यू में, जैसे हमने x की कोई वैल्यू रखी और उसमें RHS इज इक्वल टू LHS आ गया, वही होगा हमारा आंसर, वो वैल्यू होगी हमारा आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं 5। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां x है, जहां जहां x लिखा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, 0। अब ये देखिए 5 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे कितना आएगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 17। ये कितना आ गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 17। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देखिए अब आपको मैं एक साइन बता देता हूं, ये होता है इक्वल का साइन, ये होता है इक्वल का साइन। इसका मतलब क्या है, इधर लिखी हुई संख्या RHS में लिखी हुई संख्या LHS से बराबर होगी। जब इसमें ऐसी लाइन हम लोग कर देते हैं, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये साइन किसका है, इज नॉट इक्वल टू का। अब देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ 17 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। चलिए अब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 रखा तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया। अब हम लोग x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। कितनी रखेंगे, 1। चलिए देखते हैं 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। तो 5 1 जा 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17, 2 इज इक्वल टू 70। अब भी देखिए इक्वल नहीं आ रहा है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम लोग x वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। ठीक, उस पर देखते हैं 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी रख दी हम लोगों ने, 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। 5 टू 10 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17, 7 इज इक्वल टू 17। तो इसका मतलब यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। अभी वैल्यू नहीं निकली, हमने क्या बताया, हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक हमारा LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ जाता। अब हम लोग किस पे ट्राई करेंगे, 3 पर। x इज इक्वल टू 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। 5 इज 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। 15 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 12। 12 इज इक्वल टू 17। अब भी देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। तो अभी हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 3। अब 3 के बाद क्या रखेंगे हम लोग, 4। अब फिर से हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखना है हमें, 4। चलिए देखते हैं रखा आता है या नहीं आता है। 5 मल्टीप्लाई x ये कितना रखा, 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। 5 4 जा 20 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। 20 में से अगर आप 3 घटाएं कितना आएगा, 17 इज इक्वल टू 17। अब देखिए यहाँ पर देखिए बराबर आ गया 17 और 17। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए हमने पहले x वैल्यू 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी। जब हमने x वैल्यू 0 1 2 3 रखी तो कभी भी RHS इज इक्वल टू LHS नहीं आया।
जब हमने x इज इक्वल टू 4 रखा, जब हमने सॉल्व करा तो हमें लास्ट में 17 इज इक्वल टू 17 मिलता है, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब x की वैल्यू कितना है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी हो गई 4, यही हमारा आंसर है। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हम लोग तब तक ट्राई करते हैं जब तक LHS इज इक्वल टू RHS ना आ जाए। ये था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि सिंपल इक्वेशन को सबसे पहला जो मेथड है सॉल्व करने का वो यही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। क्योंकि आप सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन आपको सॉल्व करना आ सकता है, लेकिन आप इक्वेशन को कैसे बनाएंगे ये बहुत मेन है। क्योंकि अगर आपको जरा से भी माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई में अगर गलती हुई आपकी, तो आपकी पूरी इक्वेशन और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये आसानी होगी कैसे हम किसको x मानेंगे किसको नहीं मानेंगे और आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं 4.1 एक्सरसाइज में, जिसमें सबसे पहला जो है वो है इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज कौन सी हमारी 4.1। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहली चीज दी हुई है 7, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7 टाइम्स a number is 35। नंबर x, यहां पर इन्होंने x दे दिया है तो कोई बात नहीं, x is 35। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि 7 टाइम्स अ नंबर x is 35। सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो भी स्टेटमेंट लिखा है सबसे पहले आपको उसका मतलब आना चाहिए कि कह क्या रहा है। अगर आपको जरा सी मतलब इधर उधर हुआ तो आपको क्वेश्चन गया। कह रहा है 7 टाइम्स अ नंबर x। अब देखिए सबसे पहली चीज नंबर x, इसका मतलब क्या है, कोई नंबर है जिसका नाम क्या है x। जैसे कोई लड़का है, उसको अगर हमें नाम नहीं पता तो हम लोग क्या बुलाएंगे, ओ लड़के। अगर हमें उसका नाम पता है उसको क्या बुलाएंगे, राम। अगर उसका नाम है राम तो राम बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर नंबर का नाम क्या है x। कोई नंबर है जो क्या है, हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नंबर है जिसका नाम क्या है x। ठीक है, अब क्या कह रहा है 7 टाइम्स। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज है टाइम्स, क्या टाइम्स। अब आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम्स का मतलब होता है गुना। ठीक, जैसे दो बच्चे हों, एक मैं हूं एक और कोई है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए मैं हूं, ये कोई और है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके 2 नंबर आए, कितने नंबर आए, इसके 2 नंबर आए, इसके 2 मार्क्स आए पेपर में। मैंने इससे कहा कि इस लड़के से 2 गुने मेरे नंबर है, इस लड़के से 2 गुने मेरे नंबर है। तो 2 गुना बोला तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब मेरे नंबर कितने होंगे 4। मैंने क्या कहा, उस लड़के से 2 गुने मेरे नंबर है, उस लड़के के 2 नंबर थे तो मेरे कितने हो गए 4। तो इसका मतलब अब ये मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे ये था कि टाइम्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुना। ठीक, और टाइम्स जब भी आपको मैथ में आए तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टाइम्स कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 7 टाइम्स अ नंबर x, मतलब केवल कोई नंबर है जिसका 7 टाइम्स 7 गुना, किसका, कोई नंबर है जिसका नाम है x, मतलब x का 7 गुना। और मैंने टाइम्स में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 टाइम्स का मतलब क्या होगा, कोई नंबर x है जिसका 7 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना 7 टाइम, तो कितना हो गया 7x। ठीक है, ये हो गया आपका 7 टाइम्स, ये मैंने आपका 7 टाइम्स फाइंड कर दिया। अब
क्या कह रहा है, कोई नंबर x है जिसका हमने जब 7 टाइम्स फाइंड करा तो हमें कितना मिला 35। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगी, 7x इज इक्वल टू 35। क्यों ऐसा मैंने क्यों करा वो भी आप समझ लीजिए। कोई एक नंबर x था, क्वेश्चन में दिया था, उसका जब मैंने 7 टाइम्स करा तो हमें कितना मिला, वो कितना मिला 35। इसलिए जो हमें मिला उसको मैंने क्या लिखा, इक्वल करके, उसको मैंने क्या लिखा, इक्वल करके। ठीक है, जैसे आप अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में एक पूर्णांक होता है और एक आपको जितने अंक मिले इसको हम लोग बोलते हैं प्राप्तांक। तो आपको जितने नंबर मिलते हैं वो आप इक्वल करके लिखे आते हैं। ऐसे ही आपका ये भी है, हमें जो चीज कितने नंबर कितना मिला 35, तो हमने इक्वल करके 35 लिख दिया। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन जिसको हम लोग सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, 7x इज इक्वल टू 35। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और आप किसको x मानेंगे। जैसे यहाँ पर तो अभी नंबर का नाम x दे दिया था, अभी आप जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको किसको x मानना है या किसको नहीं मानना है, उसमें आपको खुद बताना होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए अगर हमें ये फाइंड पता करना है कि हम किसको x माने तो आप एक काम करिए, जैसे अगर हमें किसी बिल्डिंग को खड़ी करनी है तो उसके पिलर होना जरूरी है। अगर वो बिल्डिंग के पिलर हैं तो उसमें आप आराम से जितना चाहे उतना मंजिल उसको हम बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम उसको x मानेंगे जिस पर सारा क्वेश्चन बेस्ड होगा, जिसके पिलर पर सारा क्वेश्चन टिका होगा उसको हम x मानेंगे। अगर हमने इसको x मान लिया तो सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और हम आसानी से इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा लेते हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अगला क्या है, द सम ऑफ नंबर x and 5 is 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, द सम मतलब किसी ना किसी को ऐड करा जा रहा होगा। द सम ऑफ नंबर x and 5, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम कोई दो संख्या मतलब x और 5 को ऐड करते हैं, जब हम x और 5 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 8। चलिए ऐड कर देते हैं, x और 5 को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में क्या होता है साइन, ऐसे साइन लगाते हैं, 5 इज इक्वल टू 8। ये बन गई इक्वेशन। क्वेश्चन हमसे कहा द सम ऑफ नंबर x एंड 5 मतलब x और 5 का जब सम फाइंड करा जाता है तो कितना मिलता है 8। तो देखिए हमने x और 5 का सम फाइंड करा तो कितना मिल गया 8। मैच कर रहा है कि नहीं, इस तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन की भी इक्वेशन बनाई है। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। बहुत ही आसान होता है इक्वेशन को फॉर्म करना, बस आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगला है 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times a number 3 times a number x gives 11। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पढ़िएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाइए, फ्रॉम किससे घटाना अभी आप ये सुनिएगा, 3 टाइम्स अ नंबर x मतलब आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए लिखा हुआ है 4 सब्ट्रैक्टेड मतलब आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, 3 टाइम्स अ नंबर x। 3 टाइम्स अ नंबर x का मतलब x का 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स। मैंने आपको टाइम्स का मतलब बताया था क्या, मल्टीप्लाई। x का कितना है 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3। ये हो गया आपका x का 3 टाइम्स। अब आगे पढ़ते हैं 4 सब्ट्रैक्टेड और हमें 4 को घटाना था किससे, 3 टाइम्स ऑफ x से, तो 4 घटाना था तो -4 हो गया।
गिव्स 11, मतलब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 11। कितना मिला उसको हम लोग किससे इक्वल करके लिखेंगे, जितना हमें मिलता है उसको हम लोग इक्वल करके अगली साइड लिख देते हैं। तो अब हम लोग x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। ये बनी हमारी इक्वेशन। फिर से हम लोग समझेंगे 4 सब्ट्रैक्टेड मतलब 4 को घटाना है फ्रॉम, मतलब किससे 3 टाइम्स अ नंबर x। कोई नंबर x है जिसका अगर हम तो 3 टाइम्स फाइंड करें और उससे किसको हटाते हैं 4 को, तो हमें कितना मिलता है 11। तो देखिए हमने क्या करा, x का 3 टाइम्स फाइंड करा और उससे 4 को घटाया तो हमें कितना मिला 11। ये देखिए ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो इसके लिए आपने देखा कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जो हमें स्टेटमेंट दिया हो गया वो कह क्या रहा है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि कह क्या रहा है तो हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आपको इक्वेशन बनानी है, इसी तरीके से आप सारी इक्वेशन को बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें हमें क्या करना है, चलिए अब हमें एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमसे ये कहा गया कि आप चेक करिए। चेक बोला गया क्या चेक करना है कि जो वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी गई है, जो वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी गई, ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू दी गई है, ब्रैकेट में ये दिया गया कि p इज इक्वल टू 2, मतलब p की वैल्यू कितनी 2। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि जो आपको वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब कि अगर हम इसको वैल्यू, अगर हम ये वैल्यू p की इसमें रखें तो RHS इज इक्वल टू LHS आना चाहिए। अगर ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी तो RHS और इज इक्वल टू LHS आएगा जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। p की वैल्यू कितनी 2, तो जहां जहां 2 हो वहां पे लिखते हैं, जहां जहां p हो वहां क्या लिखते हैं 2। तो देखिए 2 इनके बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी दी है 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 4 में आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, 3 इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए यहाँ पे तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है क्योंकि एक 3 है और एक क्या है 5। इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। p इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हमें क्या चेक करना था कि जो वैल्यू हम आपको ब्रैकेट में दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप क्या करिए, जहां जहां p लिखा है, जहां जहां p लिखा है वहां आप क्या लिख दें 2 और उसको सॉल्व करें। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो वो तो ये वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो ये वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में दिया गया है x इज इक्वल टू 1, ये दिया गया और हमसे यही कहा गया कि आप ये चेक करिए कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे 1। चलिए 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5,
3 1 जा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 3 2 5 5 इज इक्वल टू 5 एंड LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या पता चला कि 5 इज इक्वल टू 5 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कभी भी आपको अगर ऐसे चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको पता है वो आप उस इक्वेशन में रखिए और अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो जनरली आपने को अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको उसमें क्या करना है, उसमें हमें इक्वेशन ही बनानी है, उसमें हमें इक्वेशन बनानी है। शायद आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन isosceles triangle, in an isosceles triangle the vertex angle is half the base angle, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज हाफ द बेस एंगल। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इसमें इक्वेशन बनाइए। सबसे पहली जो बड़ी चीज आती है वो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप कभी भी इस इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहला ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए, ये कोई मैंने ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसमें 3 साइड्स हैं AB, BC और AC। ठीक, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स ऑफ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। और आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल सुना हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल लेंथ की होती हैं और एक साइड अनइक्वल लेंथ की होती है, मतलब एक साइड इक्वल नहीं होती है। चलिए, अब इसी में हमें से कहा गया है कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। In an isosceles triangle, the vertex angle is half the base angle. In an isosceles triangle, the vertex angle is half the base angle. अब यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले किसी को x मानेंगे, किसी को x मानेंगे। अब वो कैसे मानेंगे, इसमें कहा क्या है, वर्टेक्स एंगल जो है, वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का हाफ है। बेस एंगल का क्या है, हाफ। अगर आपको, अब आप ये समझिए कि हम किसको x मानेंगे, जब तक हमें बेस एंगल पता नहीं होगा, जब तक हमें बेस एंगल नहीं पता होगा तब तक हम वर्टेक्स एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। जब तक हमें बेस एंगल नहीं पता होगा तो हम वर्टेक्स एंगल नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का हाफ है, तो हमें बेस एंगल का पता होना जरूरी है। लेकिन इसमें देखिए कोई भी हमें नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस एंगल को क्या मानेंगे, x। तो क्या हो जाएगा, लेट बेस एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हमने क्या करा, बेस एंगल को कितना मान लिया, x डिग्री। ठीक, बेस एंगल क्या माना, x डिग्री। अब जो बाकी बचे हुए एंगल होंगे, अब वर्टेक्स एंगल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल अगर x डिग्री है तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल इज हाफ
बेस एंगल का क्या है, हाफ है, तो x डिग्री अपॉन 2, x डिग्री अपॉन 2 ये क्या निकला है हमारा वर्टेक्स एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का हाफ है, बेस एंगल हमारा x डिग्री है, तो वर्टेक्स एंगल किसका कितना हो गया, x डिग्री अपॉन 2, ये इसका हाफ हो गया। अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल तो सेम होते हैं और एक एंगल इक्वल नहीं होता। अब आपने एक चीज और पढ़ी है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ three angles in a triangle is 180 डिग्री। मतलब क्या है इसमें कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर बेस एंगल कितना निकाला था, x डिग्री, ठीक है, और वर्टेक्स एंगल कितना निकाला था, x डिग्री अपॉन 2, और मैंने आपको बताया था कि दो एंगल क्या होते हैं, सेम। तो देखिए एक एंगल x डिग्री, एक एंगल x डिग्री, और एक कितना है x अपॉन 2 डिग्री, एक कितना है x अपॉन 2 डिग्री। अब ये किससे इक्वल होता है, 180 के, क्योंकि क्वेश्चन हमने पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल किससे इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो एक तरीके से इक्वेशन बन गई, लेकिन हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसके नीचे अपॉन में क्या कर सकते हैं, 1। अब मैं एलसीएम लेना तो आता ही है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, ये कितना हो जाएगा 2x डिग्री, 2x प्लस का 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर किसमें, डिवाइड में, जब उस तरफ जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2x प्लस का x इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि जब ये 2 इधर डिवाइड में था, जब उस साइड गया तो इसमें चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो 180 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। अब 2x और 2x कितना होता है, 4x, 4x में आप x को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5x, 4x में आप अगर x को ऐड करें कितना आएगा, 5x, तो आंसर क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, जो कि क्या बनी, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज हाफ द बेस एंगल। इसमें क्या करना था, आपको एक इक्वेशन बनानी जिसमें ये कहा गया था कि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का क्या है, हाफ। तो हमने बेस एंगल को क्या मान ली, x, तो वर्टेक्स एंगल कितना हो गया, x अपॉन 2, ठीक। और हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए ये x हो गया, एक अलग x हो गया, और वर्टेक्स एंगल हमें पता है x अपॉन 2, और तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने इज इक्वल टू 180 डिग्री में कर दिया, और यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम में हमारा कितना है, 2। फिर जब इसको सॉल्व करा तो क्या आया, ये चीज आ गई। फिर जब ये, अब देखिए यहाँ पे 2 किसमें, डिवाइड में, डिवाइड वाला जब उस तरफ जाए तो किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो 2x कितना होता है, 4x एंड x इज इक्वल टू 5x, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री, जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप समझिए कि इन इक्वेशन में सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किसको x मानेंगे। अगर आपने सही को x माना है तो आपका आंसर निकलेगा, वरना आपकी इक्वेशन भी गलत बनेगी और आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत होगा। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाएं। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, वो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें।